हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ। आखिरी चैप्टर है यूपी पुलिस का। मैं आपकी सीरीज चला रहा था जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा था यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के आए हुए 2018 के 2019 के। तो मैंने लगभग हर चैप्टर आपको यूपी पुलिस में जो आए हैं वो सारे करा दिए हैं। आज आखिरी चैप्टर बचा है आपका, जिस चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग, अर्थात निर्णयन क्षमता। क्या नाम है उस चैप्टर का? डिसीजन मेकिंग या फिर निर्णयन क्षमता। अब पहले समझ लीजिए फिर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में होगा क्या कि आपको दे देगा कि एक बंदे को जॉब लगानी है, कि कोई एक अभ्यर्थी है तो उसकी सरकारी जॉब लगनी है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन दे देगा कि वो 25 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरी दे देगा उसके ग्रेजुएशन में 50% ज्यादा नंबर होने चाहिए। तीसरी दे देगा उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथी कुछ और, पांचवी कुछ, ऐसे कंडीशन दे देगा। और फिर आपको एक बंदा देगा, उसकी एज बताएगा, ये करेगा, पूछेगा आपसे कि भाई इसकी जॉब लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। तो अगर सारी कंडीशन फॉलो हो रही होंगी तो जॉब लगेगी, सारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही होंगी तो जॉब नहीं लगेगी। अगर कोई चीज अधूरी होगी, क्वेश्चन में दी नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है। तो बस इस तरीके से आपको चेक करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपके 6 नंबर आज पक्के हो जाएंगे अगर आप आज की वीडियो अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आज की वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी ट्रिक कोई नहीं है क्या? तो बेटा इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन दी है तो कंडीशन की ट्रिक क्या हो सकती है ना। बस आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन ना पढ़ना चाहो तो आप डायरेक्टली सीधे जो पूछा गया उस पर जाओ और डायरेक्टली उससे चेक कर लो भाई 40 साल का, ठीक है, पहले फॉलो, दूसरी फॉलो। तो जल्दी कर सकते हो, स्पीड पढ़ने में जल्दी कर सकते हो। बाकी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एकदम टिक कर दो, चेक तो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको साइड में दिखेंगे क्योंकि बड़े क्वेश्चन है और मैं इधर आपको सॉल्व कराऊंगा। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा क्वेश्चन देखो। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अभी मैं कल परसों ही करा रहा था बच्चों को, ये क्लास में भी कराया मैंने, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराता रहता हूँ क्लासों में भी। तो क्वेश्चन दिया गया है, किसान एक्स के पास, एक किसान है एक्स, उसके पास 30 एकड़ खेत है। सामने क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आप पढ़ लो। 30 एकड़ खेत है जिसमें से 15 एकड़ 10 दिन से, सॉरी इससे पहले ऊपर ये कंडीशन में क्वेश्चन पढ़ने लगा था, इससे ऊपर कंडीशन दी गई है 7 क्वेश्चन नंबर 1 से 3 के लिए कंडीशन आपको जरूर पढ़नी है। कंडीशन में लिखा है किसी किसान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले 5 लाख के मुआवजे के निम्नलिखित शर्तें। मतलब किसान को मुआवजा देना है 5 लाख का, लेकिन उसके लिए शर्तें रखी हैं। तो जो शर्तें हैं आपको तो साइड में दिखेंगी, मैं इधर रख दे रहा हूं तो हमें चेक करनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन, पहली शर्त उन्होंने ये दी कि बाढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाला खेत को कम से कम 5 एकड़ और 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो एकड़ है वो 5 और 25 के बीच में होना चाहिए। जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है वो 5 से ज्यादा होना चाहिए और 25 से कम होना चाहिए। दूसरा बोला, बाढ़ ग्रस्त खेत कम से कम 1 सप्ताह तक और कम से कम 2 फीट पानी में डूबा। तो दूसरी कंडीशन क्या दी? ये पहली कंडीशन दी। दूसरी कंडीशन दी 1 सप्ताह तक, तो 1 वीक लिख देते हैं शॉर्ट में, और 2 फीट पानी में डूबा हुआ हो, ये दूसरी कंडीशन हो गया। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन दी किसान की अन्य स्रोतों से आय 20,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसको जो अलग से खेती के अलावा सैलरी होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथी कंडीशन क्या दी? चौथी दी बाढ़ के समय खेत में खड़ी फसल होनी चाहिए, फसल कटी हुई नहीं होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए। पांचवी कंडीशन दी आपकी, पांचवी कंडीशन दी बेटा कि खेत का बीमा नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि कोई किसान निम्न को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है। खेत का क्या नहीं होना चाहिए? बीमा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ 2 कंडीशन और दी हैं कि बाय चांस ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक फॉलो नहीं हो रही हो तो उसकी उप कंडीशन दी जाती है, वो नीचे लिखी जाती है एबीसी करके। उप कंडीशन मतलब कि अगर ये फॉलो नहीं हो रही लेकिन इसके बदले ये फॉलो हो रही है तो आप दे दो पैसा, आधा पैसा दे दो, इस तरीके से। तो क्या है वो पढ़ते हैं। पहली कंडीशन थी सी उपरोक्त, यानी कि जो तीसरी वाली कंडीशन है इसको छोड़कर किसी भी प्रकार की मिलने वाली छूट अन्य से निकल जाएगी। मतलब कि अगर आपको इन 20,000 रुपए में 20,000 से ज्यादा आपकी सैलरी हो रही है, 25,000 हो रही है, लेकिन 25,000 में 6,000 की छूट है,
तो वो छूट क्या होगी, वो पहले आप निकाल दोगे फिर चेक करोगे। जैसे 25,000 से आपको 25,000 रुपए टोटल बैठ रहा है आपके पास, लेकिन 6,000 रुपए की पेंशन है या छूट है, तो 25 में 6 गया कितना बचा, 19, 20 से कम है ना, मतलब उसको पैसा दिया जाएगा। तो ये चीज बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बोला, उपरोक्त डी यदि फसल की कटाई हुई हो तथा फसल पानी में डूबी हो तो केवल 2.5 लाख दिया जाएगा। मतलब कि खड़ी फसल ना हो, फसल की कटाई हो चुकी हो, लेकिन जो फसल है वो पानी में डूबी हो तो केवल 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना, 2.5 लाख। कि बाई चांस ऐसा हो जाए कि खड़ी फसल ना हो, फसल कट गई हो लेकिन पानी में डूबी हो तो कितना रुपया दिया जाएगा, 2.5 लाख दिया जाएगा। अगर कट गई हो फसल, अगर कट गई हो तो कितना दिया जाएगा, 2.5 लाख दिया जाएगा। अगला क्या बोला, उपरोक्त ई कि हो सकता है बीमित व्यक्ति यह है कि यदि बीमित व्यक्ति और बीमा दावा 5 लाख से कम हो तो केवल अंतर के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। इसे भी समझ लो कि उसने बोला बीमा नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसने ये बोल दिया कि हो सकता है कि उसने बीमा करा रखा हो सकता है बीमा करा रखा हो, लेकिन अगर बीमा 5 लाख से कम है, फॉर एग्जांपल 3 लाख का बीमा है, तो सरकार आपको 5 लाख नहीं देगी, देगी पैसा लेकिन 5 लाख नहीं देगी। अगर 5 लाख से कम है आपका बीमा तो जितना अंतर है, मतलब अगर आपने 3 लाख का कराया और सरकार को 5 लाख देना है तो 3 लाख तो आप बीमे वाले से लो, सरकार आपको 2 लाख देगी, क्योंकि 3 लाख का तो बीमा है और 2 लाख सरकार देगी, हो गए आपके 5 लाख पूरे। तो अगर 5 लाख से कम का है आपका बीमा तो जितने रुपए वो दे रही है आपको कंपनी, उसको छोड़ के जो बाकी के रुपए वो सरकार देगी अंतर के बराबर। यानी कि बीमा देगी, अगर बीमा नहीं है तो भी चलेगा, बीमा अगर है तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर आपको अंतर के बराबर जो बीमे की राशि आपको मिलेगी और जितना सरकार दे रही है उसका अंतर, कि अगर वो आपको बीमे की राशि, बीमा 3 लाख का है सरकार आपको 2 लाख की देगी, बीमा 4 लाख का है सरकार सिर्फ आपको 1 लाख देगी, बीमा 2 लाख का है सरकार आपको 4 लाख देगी, बीमा 1 लाख का है सरकार आपको 4 लाख देगी, बीमा 4 लाख का है सरकार आपको 1 लाख देगी। मतलब ये कंडीशन है कि जितना बीमा होगा उससे एक्स्ट्रा देगी सरकार आपको 5 लाख में से, वो माइनस करके। ये आपकी कंडीशन थी, हमने सब लिख के छोड़ दी। अब कुछ नहीं करना, आप तीनों क्वेश्चन अगर एक बार आपने लिख लिया, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कंडीशंस। पहला क्वेश्चन पढ़ो, टिक करते रहो, अपना आंसर आ जाएगा पेपर में, अगर ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन होता है तो थोड़ा सा हिंट के लिए लिख लेना, पूरा समझा के ऐसे अच्छा करके लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में जल्दी लिखना, काम चल जाएगा आपको। मैं तो समझाना है इसलिए अच्छे से लिख रहा हूँ। क्लियर? तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन पहला। पहले क्वेश्चन में बोला किसान एक्स के पास 30 एकड़ खेत है। अब जैसे ही 30 एकड़ सुनते हैं बच्चे ये वाले काट देते हैं, बोले सर आपने बोला था 5 से 25 होना चाहिए। बेटा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में लिखा है बाढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाले खेत को कम से कम 5 एकड़ होना चाहिए, बाढ़ से द्वारा प्रभावित होने वाले खेत को। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, किसान एक्स के पास 30 एकड़ खेत है जिसमें से 15 एकड़ 10 दिन से 2 फीट पानी के नीचे, मतलब है तो 30 एकड़ लेकिन जो बाढ़ से प्रभावित है वो सिर्फ 15 एकड़ है, यानी कि बाढ़ सिर्फ 15 एकड़ की चल रही है। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन, बाढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाले खेत को, यानी कि जो बाढ़ के द्वारा प्रभावित हुआ खेत है वो 5 एकड़ से ज्यादा और 25 एकड़ से कम होना चाहिए। पूरे खेत की तो बातें नहीं करी क्वेश्चन में थी। तो आपसे बोला उसके बाद 30 एकड़ खेत है जिसमें से 15 एकड़, यानी कि 5 से 15 के बीच में, तो पहली कंडीशन फॉलो हुई। 15 एकड़ 10 दिन से 2 फीट, तो 10 दिन से 2 फीट, एक वीक बोला था, 10 दिन है तो एक वीक से ज्यादा हो गया। दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, फॉलो। थोड़ी सी नीचे करके एरो लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहली कंडीशन फॉलो, दूसरी कंडीशन फॉलो, तीसरी चेक करते हैं। फिर बोला किसान की अन्य आय में 25,000 प्रति माह आय है, उसकी आय कितनी है 25,000, लेकिन जिसमें 6,000 प्रति माह छूट भी शामिल है। अब 25,000 सैलरी है जिसमें से 6,000 छूट भी है, और मैंने क्या बोला था, अगर छूट होगी तो वो माइनस कर दी जाएगी सैलरी में से। तो 25,000 में से 6,000 हटा दो, कितना बचा 19,000। 19,000 20,000 से कम है ना, हाँ बोले सर कम है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉलो हो गई। बहुत ध्यान पे समझना क्वेश्चन को, वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर बोला जब खेत में बाढ़ आई तब फसल की कटाई नहीं की गई थी। अगर फसल की कटाई नहीं की गई थी इसका मतलब उसकी फसल कैसी है, खड़ी है। ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉलो हो गई। फिर क्या बोला, खेत का बीमा नहीं किया गया था, लो जी बीमा भी नहीं किया गया था, इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉलो हो गई। तो बेटा सारी कंडीशन फॉलो हो गई, और सारी कंडीशन फॉलो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसे 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। कितना रुपया, 5 लाख रुपया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 लाख मुआवजा दिया जाए। क्या आंसर हो जाएगा, 5 लाख मुआवजा दिया जाए। क्लियर हो गई बात, आई होप समझ में आ गया होगा। आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन, बस अब कंडीशन चेक करनी, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया। दूसरे में क्या बोला, किसान वाई की अन्य कोई आय नहीं है। अगर अन्य आय नहीं है तो तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई, क्योंकि 20,000 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20,000 होनी चाहिए, उसकी है ही नहीं तो अच्छी बात है, फिर तो बीमा मिलनी चाहिए। फिर बोला 10 एकड़ के खेत में, लो जी 5 से 25 के बीच में 10 एकड़, ये भी फॉलो हो गई। 8 दिनों तक बाढ़ आई थी और खेत 2.5 फीट तक, तो 8 दिन और 2.5 फीट, यानी कि ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। किसान को कोई छूट नहीं मिली, ये लो जी
किसान को कोई छूट नहीं मिली, चलो ये तो पहले ठीक है। और बाढ़ के समय फसल खड़ी थी, बाढ़ के समय फसल कैसी थी, खड़ी थी। अब आप इस पे आ जाओ कि इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत ध्यान पे समझना पड़ेगा आपको इसका आंसर, वरना गलत हो जाएगा। अब बताइए मुझे, तो कोई छूट नहीं मिली मतलब उसका बीमा नहीं है, ठीक है। अब सारी कंडीशन क्या हो गई, फॉलो हो गई। क्यों, उनने जो जो बोला ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सारी कंडीशन फॉलो हो चुकी है। क्यों हो चुकी है सारी कंडीशन फॉलो, सबसे पहले भाई की कोई अन्याय नहीं है, बोले ठीक है सर ये वाली कंडीशन फॉलो हुई। फिर बोला 10 एकड़ का खेत, बोले 5 से 25 के बीच में ये फॉलो हुई। फिर बोला 8 दिनों तक टाइफाइड में, बोले ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। फिर बोला किसान को कोई छूट नहीं मिली मतलब बीमा कोई नहीं है, तो ये भी फॉलो हो गई। और फिर बोला फसल खड़ी थी, तो फसल खड़ी थी, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। सारी कंडीशन फॉलो हो गई, और सारी कंडीशन फॉलो हो गई इसका मतलब क्या हुआ, 5 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना रुपया, 5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो फिर से आप क्या कर दो, 5 लाख रुपया दे दो। डन। आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन। एक कंडीशन से 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे, 5 भी मिल सकते हैं वैसे, लेकिन जितना मैंने देखा है 3 ही आते हैं, तो 6 नंबर का ही आता है, इससे बड़ा नहीं आता। तो तीसरा देखो, तीसरे में बोला किसान जेड की अन्य आय 20,000 प्रति माह है। ये लो जी कंडीशन फॉलो हो गई, 20,000 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फसल की कटाई हुई थी परंतु फसल खेत में थी और बाढ़ में डूब गई, ये लो जी कंडीशन फॉलो हो गई। क्यों, देखो कट गई, लेकिन अब अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, 2.5 लाख। क्यों, फसल खड़ी नहीं है, खड़ी नहीं है कैसी है, कट गई, कट गई है तो कितना मिलेगा, लिखा हुआ 2.5 लाख मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अभी से मिलेगा तो 2.5 लाख मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई है खड़ी फसल वाली, तो 2.5 लाख मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। चेक करते हैं भी आगे, पहले उसके लिए भी पहले सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, अगर फॉलो नहीं होगी तो मिलेगा ही नहीं। फिर बोला 15 एकड़ में से 10 एकड़, लो जी 10 एकड़ पानी में डूब गया, 1 सप्ताह तक 2.5 फीट, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। किसान ने बीमे का कोई दावा नहीं किया, बीमा भी उसके पास नहीं था। इसका मतलब सारी कंडीशन फॉलो हो गई, लेकिन इसमें जो कंडीशन फॉलो हुई है ये वाली फॉलो हुई कि कट गई थी और डूबी थी पानी में, तो इसलिए कितना मिलेगा, 2.5 लाख। तो उसको इस बार कितना रुपया दिया जाएगा, 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 लाख मुआवजा दिया जाए। और 2.5 लाख मुआवजा दिया जाए कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2.5 लाख मुआवजा दिया जाए। क्लियर बात। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, देखिए ध्यान से। 10 में आपसे बोला, मतलब ये तो खत्म हो गया, सॉरी 3 क्वेश्चन थे आपके, तीनों खत्म हो गए, ये छोड़ता हूं मैं, उसको पढ़ने लगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, आई होप आपकी समझ में आए हो। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करता हूँ, एक समझ में नहीं आया टेंशन मत लो, अपन लोग और करते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आई होप आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका और वो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा से समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो आपको क्या करना है, बस आपको मुझे मैसेज करना है कि आप सर मुझे ये क्वेश्चंस बता दो, मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशन खत्म हो चुकी है। तो बस आप इस तरीके से करेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है। बस आपको क्या करना आना चाहिए, आपको कंडीशंस फॉलो करनी आनी चाहिए। कंडीशन आप फॉलो कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखिए अगला कंडीशन आपको ये दिया गया क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको। आपसे बोला गाने की प्रतियोगिता में टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें, कि अगर आपको टीवी शो का जज बनना है तो आपको कुछ शर्तें दी गई हैं, वो फॉलो करनी पड़ेंगी तब आप जज बन सकते हो, वरना जज नहीं बन सकते। क्या है शर्तें। पहली शर्त दी गई, व्यक्ति ने गायन या संगीति में कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो। ले लो, पहली कंडीशन आ गई, 1 पुरस्कार कम से कम 1 तो जीता ही हो, वरना उसको नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन पढ़ोगे, दूसरी कंडीशन उसने आपको दे दी, व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया। लो जी 10 ईयर का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए उसे। तीसरी कंडीशन पे फिर क्या बोला उसने, व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हैं। लो जी 3 भाषा भी चाहिए, 3 लैंग्वेज भी चाहिए, वरना नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन भी ये हो गई। चौथी पे आ जाओ। चौथी में बोला व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। लो जी 10% इनकम उसे देनी पड़ेगी, इससे अंदाजा लग जाएगा, तो पूरा लिखेंगे 10% इनकम देनी है, बस ध्यान रखना। 5वां, व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आयु है वो 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए एज। ये हो गई 5वीं कंडीशन। अब आपसे बोला, फिर भी देखो मैंने क्या बताया, इसके अलावा कुछ अलग से कंडीशन दी जाती है ABC। तो अब उसने बोला है कुछ अलग से कंडीशन दी है, उप कंडीशन, सब कंडीशन कह सकते हो, उप शर्तें। कि पहले दी कि बी उपरोक्त, कि अगर दूसरा वाला नहीं लग रहा, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति इन मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसके आवेदन को विचार के लिखा जाएगा। कि अगर
उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो उसका एक्सपीरियंस है वो नहीं है तो चलेगा, लेकिन उसको जज बनाया नहीं जाएगा, विचार के लिए रखा जाएगा। ऐसा नहीं कैंसिल कर देंगे, उसको बना सकते हैं, उसको रोक लेंगे कि भाई ये साइड में रख दो, इसको अगर कोई और नहीं मिला तो इसे कर देंगे, तो विचार के लिए रखा जाएगा। ये आपकी बात कर ली। फिर बोला डी उपरोक्त, यानी कि चौथे वाली कंडीशन जो है कि अगर उसकी 10% वो देने को तैयार नहीं हो, लेकिन उसने एक बार भी अपने जीवन में अपनी वार्षिक आय का 50% दान दिया है। लो जी, अगर वो 10% इनकम नहीं दे रहा लेकिन जीवन में 50% दान किया अपनी आय का, तो क्या होगा, तो उसको जज बना दिया जाएगा। तीसरा ई उपरोक्त की 5वीं कंडीशन नहीं लग रही आपकी 35-70 वाली, परंतु अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है तो आवेदन विचार के लिए करे। लो जी, अगर हो सकता है 35 साल से कम है, 70 साल से बूढ़ा है, चलेगा, लेकिन विचार के लिए रखा जाएगा, ना तो उसको जज बनाएंगे और ना उसको मना करेंगे। क्या करेंगे, बोले हाँ बन सकता है, हम देखा जाएगा क्या होगा। तो ये कंडीशन मैंने लिख दी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला आप ट्राई करो पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, व्यक्ति ये 40 वर्ष का है, तो अब मुझे पहले आप लोग ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, देन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कब आया हुआ है, कैसा आया हुआ आपको दिख रहा है, आप चेक कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। तो एक बार ट्राई करो, देन मैं बताता हूँ। और ट्राई करके मुझे आंसर दिल से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कि आपका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, क्योंकि अगर चेक नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। देखो समय कम है, आई नो दैट कि मैंने बहुत जल्दी कह रहा हूं कि आपने कर लिया नहीं कर लिया, लेकिन कंडीशंस आपको पहले भी दिख रही थी, मैंने जो लिखी है तीर में आपने करना होगा तो कर लिया होगा, क्वेश्चन आपको शुरू से दिखता आ रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखिएगा, क्वेश्चन बोला व्यक्ति एक 40 वर्ष का है और वह प्रतियोग 40 वर्ष का है, तो पहले ये कंडीशन फॉलो होगी। डन, मैंने बोला था आप क्वेश्चन लिखते रहो और टिक लगाते रहो, जो फॉलो हो जाए। तो 40 वर्ष का है, कंडीशन फॉलो होगी। वह प्रतियोगिता के विजेता को अपने 10% आय का देने का चाहता है। लो ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉलो हो गई, 10% इनकम देना चाहता है, चौथी वाली भी फॉलो हो गई। उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्षों के अनुभव, 10 साल का चाहिए था, 15 साल का, ये भी कंफर्म हो गया। 3 पुरस्कार जीते हैं। लो जी, एक बोला था 3 जीत गए, ये भी फॉलो हो गई। और केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकता, अरे कितनी भाषा चाहिए थी, 3, वो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता, तो ये वाली फॉलो नहीं। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे। अब आपको ऑप्शन दिए गए, पहला जज बनाया जाए, तो आपको पता है ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, जज तो आप नहीं बना सकते। दूसरा जज ना बनाया जाए, चलो ये अभी चेक करेंगे। तीसरा आवेदन पर विचार किया जाए, देखो विचार इसमें और इसमें कर सकते थे, लेकिन ये तो ऑलरेडी फॉलो है, तो इसमें विचार करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें विचार लिखा नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा आंकड़े अपर्याप्त, तो आंकड़े पूरे, क्योंकि पांचों कंडीशन में हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं, तो आंकड़े भी पूरे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, जज ना बनाया जाए। क्यों, क्योंकि इसकी कोई उप कंडीशन नहीं है, इसकी उप कंडीशन है, इसकी है, इसकी, लेकिन इसकी कोई उप कंडीशन नहीं है, तो पहली और तीसरी अगर फॉलो नहीं होगी तो समझ जाना कि उसको जज नहीं बनाया जाएगा किसी भी हालत में। तो पहले का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, जज ना बनाया जाए। क्लियर बात। आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपको साइड में ये दिख रहा है, मैं ही करा देता हूं, आप लोग बाद में ट्राई कर लेना। आंसर देखो, जो बच्चे करना चाहते हैं सर आपने करा दिया, हमें करने का टाइम नहीं दिया, तो एक काम करो, यही वीडियो पॉज कर लो, वीडियो को यहीं पॉज कर लो, पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं, क्योंकि मैं तो सॉल्व करा रहा हूँ, फिर आप चेक करना कि आपका सही था या नहीं था, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करो, उसके बाद चेक करना, ठीक है। जो बच्चे भी देख रहे हो वो पहले पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट लेके पहले सॉल्व कर लो, फिर वापस आओ और फिर वीडियो देखो कि मैंने क्या आंसर बताया। चलिए चेक कर। क्वेश्चन क्या है कि पहला बोला व्यक्ति बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान करने का इच्छुक है। अगर 5% कर रहा है, चाहिए था 10%, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, 10% करनी थी, वो 5 कह रहा है, गलत हो गई। आगे बढ़ो। उन्होंने अपने किशोर अवस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद इसमें 30 वर्षों तक काम किया। लो जी, 30 वर्षों तक काम किया है। वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उनकी मातृभाषा, ये लोग 3 भाषा भी बोल सकते हैं। फिर बोला वर्ष 2016 में उन्होंने बाढ़ राहत के लिए 7 लाख दान दिए थे, जबकि उनकी वार्षिक आय 12 लाख थी। तो ये कंडीशन ये वाली 50% वाली फॉलो हो गई, ना फॉलो होके भी फॉलो हो गई। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि उसने 7 लाख रुपया दान किया, तो आय का 50% करना था, आय कितनी है 12 लाख, तो कितना करना तो चाहिए था 6 लाख, उसने दिया है 7 लाख, यानी कि 6 लाख से ज्यादा दिया है, 50% से भी ज्यादा दिया है। और 50% से ज्यादा दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि उसको दे दिया जाए। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या कथन में कहीं भी पुरस्कार के बारे में लिखा है, पुरस्कार के बारे में कुछ भी दिया है क्या,
तो कहीं भी बेटा प्रवेश करने 30 साल तक नहीं, क्वेश्चन में कहीं भी पुरस्कार के बारे में दिया ही नहीं कि उसको पुरस्कार मिला या नहीं मिला, साथ ही साथ उसकी एज के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया है, बस ये बोला है किशोर अवस्था में गया। अब किशोर अवस्था तो बेटा कहां तक, 18 से लेके 21 तक 25 तक होती है ना किशोर अवस्था, 21 से 25 जो भी आप मानो, मुझे एग्जैक्ट एज याद नहीं है। किशोर अवस्था में जवान, तो कोई एक एग्जैक्ट एज नहीं दी तो आप एज भी क्लियर नहीं कर सकते। तो इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, और अगर कुछ दिया ही नहीं है इनके बारे में तो जज बनाया जाए नहीं बनाया जाए आप कुछ भी नहीं बोल सकते, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, जब ये पता चलेगा तभी पता चलेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि जब पूरी जानकारी दी ही नहीं गई है तो आप बता ही नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्लियर बात। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा तीसरा। देखिए तीसरे में क्या बोला बेटा, तीसरे में बोला है व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में, 10 साल का चाहिए था 25 साल का, लो जी कंडीशन फॉलो हो गई, 5 पुरस्कार जीते, लो जी एक चाहिए था 5 जीत गया उसने भूकंप राहत के लिए वर्ष 2017 में अपनी अर्जित पूरी आय दान कर दी। लो 50% बोल रहा था, उसने तो पूरी की पूरी कर दी। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी, लो जी 3 भाषाएं भी जानता है, बोल सकती है। अब आ जाओ बेटा, अपने 25 वर्ष के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते हैं। अब आपसे आंसर पूछेगा क्या, जज बनाया जाए, जज ना बनाया जाए, आवेदन पर विचार किया जाए या आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो कोई भी बच्चा देख के बता देगा। क्या आपको एज पता चली, क्या तीसरे क्वेश्चन में आपको एज पता चली, क्या एज के बारे में कुछ दिया है, नहीं। 25 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन कब से, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब एज नहीं दी है, और एज नहीं दी है मतलब इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते, ये ब्लैंक है। और जब ब्लैंक होता है, जब आपको कुछ पता नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होता है, तो आपका आंसर होता है आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्लियर बात। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, आपके समझ में आ गया। क्लियर, रफ कर दूं, कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट ले लो, भेज देना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही होते हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे ज्यादा की प्रैक्टिस अगर मैं चैप्टर कराया भी नहीं था आज तक, तो अगर कराता तो भी मैं इससे ज्यादा आपको नहीं कराता, क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन कराते हैं, खत्म कर देता। तो आज ये चैप्टर भी हो जाएगा आपका इसी बहाने, क्योंकि चैप्टर मैंने अब तक यूट्यूब पे नहीं कराया था, और साथ ही साथ यूपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन भी हो गए। तो चैप्टर ही कराना था, तो प्रीवियस क्वेश्चन से चैप्टर करा दिया, चैप्टर भी क्लियर हो गया और प्रीवियस क्वेश्चन भी हो गए। एक तीर से दो निशाने हो गए, है ना, एक ही वीडियो में दोनों चीजें क्लियर हो गई। आपको चैप्टर करना भी आ गया, चैप्टर भी सिखा दिया मैंने, और प्रीवियस क्वेश्चन भी हो गए। और आप ये भी नहीं कहोगे सर ने हल्के कराए या भारी कराए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ऐसे ही आते हैं, इसका मतलब ये है। तो इसलिए ये भी नहीं कहोगे कि सर ने आसान आसान करा दिया, भारी तो कराए नहीं, तो ये आए हुए क्वेश्चन ही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, ये रहा। अब तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, 6 का मतलब हो गया 6 दूनी 12 नंबर पक्के कर लिए हैं। अगले 6 क्वेश्चन ये रहे, 3 क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन ने बोला कि आवंटन के समय किसी परिवार को आवास भूखंडों के आवंटन की शर्तें निम्नलिखित है। मतलब जो काशियाम के मकान होते हैं, सरकार जो मकान देती है उसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं सरकार ने, कि उनके लिए क्या शर्तें हैं वो आप देखिए, आपको साइड में दिख रही है, मैं यहां लिख देता हूं। पहली कंडीशन आपको ये दी गई कि परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, जिसमें केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। 4 तो होने चाहिए सदस्य, जिसमें एक विवाहित जोड़ा, और एक ही होना चाहिए, ये भी उसने बोला है साफ साफ, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ उसने साफ साफ बोला है सिर्फ एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए, केवल लिख के दिया है, तो इस बात पे बहुत फोकस करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो गलत हो जाएगी कंडीशन। दूसरा, परिवार की मासिक संयुक्त आय 25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये लो जी, जो इनकम है वो 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, परिवार के किसी भी सदस्य के बाद खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। अगर किसी पे भी केस हुआ होगा तो इंग्लिश में केस शॉर्ट में लिख लेना, केस हुआ होगा तो उसको नहीं दिया जाएगा घर। चौथा, परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये तो हो गया। परिवार के किसी भी सदस्य को अन्य किसी योजना का लाभ ना मिलता। ये लो जी, कोई अन्य योजना ना ले रहा हो कि आप भैया और भी बंदा कोई घर ले चुका हो आप भी घर ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य कोई योजना का लाभ नहीं मिलता। पांचवा, परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना, कोई आवासीय संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए।
मतलब कि आपके पास पहले से घर है फिर भी आप गरीब बन के घर ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर? घर उसे ही मिलेगा जो गरीब है, इसके पास घर नहीं है। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोला बेटा, साइड में दिख रहा है। इसके जवाब इसकी उपकंडीशन भी दी। पहली उपकंडीशन दी है बी उपरोक्त, और यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल है तो पेंशन राशि कटौती योग्य है। कि भाई आय तो आपकी 25,000 से ज्यादा हो गई, लेकिन इसमें पेंशन शामिल है, तो पेंशन को आप क्या करोगे, कटौती कर दोगे, और फिर आप अपनी आय को चेक करोगे। दूसरी कंडीशन क्या दी है, सी उपरोक्त, यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा हुआ हो तो मामला केंद्रीय पुलिस को जाएगा। कि आपराधिक मामला तो था, लेकिन अगर वो रिहा हो गया है तो मामला किसको जाएगा, सेंट्रल पुलिस को जाएगा, पुलिस को जाएगा। यानी कि घर तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन पुलिस को मामला जाएगा। पुलिस की मर्जी है कि भाई पुलिस कहती है कि हाँ अच्छा व्यवहार था, लड़का सुधर गया है तो घर दे देंगे, मना करेगी तो नहीं देंगे। नेक्स्ट ई उपरोक्त, यदि किसी उसे किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे हैं तो इसे स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाएगा। यानी कि उसके पास घर तो नहीं है, लेकिन अगर वो 7 वर्ष से ज्यादा किसी घर में रह रहा है किराए पर, तो उसे उसका घर मान लिया जाएगा, उसे उसका घर मान लिया जाएगा। वो होगा नहीं उसका घर, ऐसा नहीं कि उसे दिला देंगे वो घर, लेकिन उसका मान लिया जाएगा कि भाई तू 7 वर्ष तक रह सकता है, इतने साल से रहता आ रहा है, तो तू आगे भी रह लेगा, तुझे घर की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि ये घर उनके लिए बनाए गए हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते घर किराया, जो सड़कों पे रह रहे हैं उनके लिए। ऐसा नहीं जो बंदा 7 साल से रह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने घर अच्छे तरीके से पाल सकता है, किराया दे सकता है, तो उसको घर नहीं दिया जाएगा, उसको उसकी संपत्ति माना जाएगा कि भाई तू 7 साल से रह तो आगे भी रह ही लेगा, तो उसको घर नहीं दिया जाएगा। ये कुछ कंडीशन थी। अब बस चेक करना है आपको, बताइए। तो क्वेश्चन पहला ये रहा, परिवार ए में पिता, माता, दादा और 2 बच्चे। तो पिता है, माता है, एक जोड़ा हो गया, दादा है, 2 बच्चे हैं, यानी कि 4 बोल थे कम से कम 4 बोल थे, 5 हो गए, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉलो। नेक्स्ट, 3 वर्ष पहले पिता को दंगों में 2 साल की जेल हुई थी। अब देखो ध्यान से सुनना, 3 वर्ष पहले 2 साल की जेल हुई थी, इसका मतलब अब वो रिहा होकर आ चुका है, रिहा हुए 1 साल हो गया, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई, क्योंकि रिहा हो चुका है। 3 साल पहले 2 साल की जेल हुई थी, यानी कि 1 साल हो गया, रिहा हो गया। लेकिन अब मामला किसको जाएगा, पुलिस को, यानी कि उसको घर नहीं दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मामला पुलिस को जाएगा, लेकिन उसके लिए भी ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला, पिता प्रतिमाह 20,000 कमाता है, दादा को प्रतिमाह 7,000 की पेंशन मिलती है। तो 25,000 से कम कमा रहे हो, क्योंकि पेंशन तो शामिल है ही नहीं, पेंशन को तो माइनस करना है। तो पिता 20,000 कमा रहा है, 25,000 से कम है, कंडीशन फॉलो हो गई। नेक्स्ट, अन्य की सदस्य की कोई कमाई नहीं है, ये लो जी बिल्कुल ठीक है। फिर बोला परिवार को अन्य में छूट नहीं मिलती, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। नेक्स्ट, उनकी ना ही स्वयं के स्वामित्व की कोई संपत्ति है तथा वह पिछले 5 वर्ष से उसी घर में किराए में रह रहे हैं, ये लो जी। उनकी कोई आवासीय संपत्ति नहीं है और वो पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं। उसने क्या बोला था कि अगर 7 वर्ष से ज्यादा रहेगा तो उसको घर नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसको तो 5 साल हुए ना, 7 साल अभी नहीं हुए, 5 साल हुए सिर्फ, 5 साल हुए मतलब उसको घर दे दिया जाएगा। तो अब आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए, पहला ऑप्शन आपको दिया गया भूखंड आवंटित किया जाए, क्या घर दे दें, बोले नहीं घर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उसको रिहा किया गया है, और रिहा किया गया तो घर नहीं देंगे, मामला किस पे जाएगा, पुलिस पे जाएगा। तो पहला वाला गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल पुलिस स्टेशन को भेजा जाए। मामला किसको भेजा जाए, पुलिस स्टेशन को भेजा जाए, क्योंकि वो 3 साल पहले जेल में था, रिहा होकर आ चुका है, तो पुलिस कहेगी ये बंदा ठीक है तो आप घर दे दो, पुलिस वाले अगर कहेंगे तो, और पुलिस मना कर देगी तो उसे घर नहीं दो, तो अभी हम देंगे नहीं, हम क्या करेंगे, पुलिस के पास भेजेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरी कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। दूसरे में बोला परिवार बी में दादा, उनकी पत्नी, उनका पुत्र, उनकी बहू, यही रुक जाओ, दादा दादी, उनका पुत्र, उनकी बहू, कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े हो गए, मतलब पहली कंडीशन फॉलो नहीं हुई। अगर पहली कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे सर क्यों, आगे क्यों ना पढ़े, बेटा पहली कंडीशन की कोई उप कंडीशन दी ही नहीं, इसकी उप कंडीशन दी है आगे बढ़ने में फायदा था, इसकी भी दी है आगे बढ़ने में फायदा था, इसकी भी दी है आगे बढ़ने में फायदा था, लेकिन इसकी कोई उप कंडीशन नहीं दी है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई, इसका मतलब उसको घर नहीं दिया जाएगा। घर सिर्फ तभी दिया जाएगा जब एक जोड़ा हो, क्योंकि एक कमरे का घर देंगे। अब तुम 2 जोड़े हो गए अगर, तो 2 जोड़े रहेंगे कैसे एक घर में, नया बीवी अपने उधर मम्मी पापा भी, मम्मी पापा के सामने, समझ रहे हो ना, मतलब फैमिली कैसे बढ़ेगी आगे। तो इसका मतलब कि अगर एक जोड़ा है, एक कपल है, एक फैमिली है, तभी जोड़ा उसको घर दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। यहाँ कितने कपल हो गए, 2 दादा दादी भी हो गए और उनका बेटा बहू भी हो, मम्मी पापा भी हो गए, 2 जोड़े हो गए, इससे मतलब उसको घर नहीं दिया जाएगा। तो इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो गया कि घर आवंटित नहीं किया जाए। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्या बोला भाई, देखते हैं। तीसरे में बोला आपसे कि परिवार सी की कुल मासिक आय 26,000 रुपए,
26,000 रुपए, और उसमें 3,000 की पेंशन है। बेटा मैंने बोला 3,000 पेंशन जो है वो माइनस कर सकते हो, तो 26,000 में 3,000 की पेंशन है, 26 में से 3,000 माइनस कर दो, कितना हो गया 23, यानी कि ये कंडीशन फॉलो होगी। फॉलो हो गई, आगे पढ़ो। आगे बोला और विधवा दादी की पेंशन, उसने साफ साफ बोला विधवा दादी, यानी कि दादाजी नहीं है। फिर बोला शादीशुदा जोड़े का एक 3 वर्षीय पुत्र भी है, देखो विधवा दादी हो गई, शादीशुदा जोड़ा हो गया, एक पुत्र हो गया, 4 लोग हो गए, बोले हो गए। एक विवाहित जोड़ा है, बोले हाँ फॉलो हो गया, ये भी फॉलो, ये भी फॉलो। आगे परिवार के किसी सदस्य के पास आपराधिक मामला नहीं है, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। ना ही इनके पास आवासीय संपत्ति है, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। ना ही अन्य कोई छूट मिलती है, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। और पिछले 6 साल से किराए में रह रहे हैं। मैंने क्या बोला था, अगर 7 साल से ज्यादा रहेंगे तो उन्हें घर नहीं दिया जाएगा। ये कितने रह रहे हैं, 6 साल से ज्यादा रह रहे हैं, इसका मतलब उन्हें घर दे दिया जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा उनको घर दे दिया जाए, भूखंड आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि पांचों कंडीशन क्या हो गई, फॉलो हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा भूखंड आवंटित कर दिया जाए। ये भी हो गया खत्म। क्लियर, आई होप समझ में आ गया हो। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, ज्यादा टाइम से नहीं लगा, कि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म करने की, क्योंकि ज्यादा लंबा चैप्टर ना हो, सारे क्वेश्चंस भी हो जाए। एक क्वेश्चन और बचा है और फिर आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो। 4 शिफ्ट आई थी, हर दिन एक क्वेश्चन आया था 3-3 नंबर का, तो चारों शिफ्ट हो गए, चारों क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। एक शिफ्ट हो गई, 27 तारीख को पेपर हुआ था, 28 तारीख को पेपर हुआ था, तब ये आए थे क्वेश्चन, आगे भी आने की संभावना है। तो मैं खत्म कर रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर हम चैप्टर खत्म कर देंगे। वैसे भी धूप निकली आई है, चेहरे पे रोशनी पड़ रही होगी, बोर्ड पे पता नहीं आगे आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि सुबह सुबह बना रहा था, ताकि क्योंकि रात में ना हमारे जो गली के शेर होते हैं वो भौंकते हैं और पीछे से बहुत साउंड आता है, बच्चे भी खेल रहे होते हैं। तो मैंने सोचा सुबह सुबह बनाता हूँ, शांति रहेगी थोड़ी, तो सुबह जल्दी उठ के बना रहा हूँ। तो अब सूरज देवता ने निकलना शुरू कर दिया है, तो रोशनी खिड़की में से आनी शुरू हो गई है। तो मैं जल्दी से खत्म करता हूँ एक आखिरी क्वेश्चन, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर भी सीख गए आप लोग, करना थोड़ी प्रैक्टिस करना, आप लोग सीख जाओगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन पे आज की क्लास में। क्वेश्चन में बोला है कि पासपोर्ट जारी करने की निम्नलिखित शर्तें। पासपोर्ट जारी करना है तो उसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्तें पढ़िए। पहली शर्त है कि आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए या उस देश के नागरिक के साथ विवाहबद्ध होना चाहिए। ये जो जन्म है देश में होना चाहिए या देश में शादी होनी चाहिए, दोनों में से एक काम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या दी, दूसरी कंडीशन दी आवेदक के पास नाम, पता और उम्र के साक्ष्य के लिए अद्वितीय पहचान पत्र होना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट के अलावा अद्वितीय पहचान पत्र जिसमें उसके पास सब कुछ हो, जिसमें एड्रेस वगैरह उसका सब कुछ क्लियर हो, ऐसे ही उसका नहीं बनेगा। तीसरा, यदि आवेदक नाबालिग है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाबालिग नहीं है, यानी कि अगर वो 21 साल से ज्यादा है, नाबालिग नहीं है, तो उसको 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी। अगर वो नाबालिग, अगर वो बालिग है, मैं नाबालिग की जगह लिख देता हूं, अगर वो बालिग है, ठीक है, तो अगर वो बालिग है तो उसे क्या देनी पड़ेगी, 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा था, मेरी राइटिंग में ध्यान मत देना। चौथा दिया आपको 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग, यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसे किसी एक माता पिता का पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। आखिरी कंडीशन है कि अगर वो नाबालिग है तो उसे माता या पिता किसी भी एक का पहचान पत्र देना होगा। पांचवी कंडीशन, पासपोर्ट पुनः जारी करनी है तो आवेदक को पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा, नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा। अगर पासपोर्ट पुराना है तो पुराना पासपोर्ट जमा करो, और शपथ लो नए की शपथ पत्र लो। ये पांचों कंडीशन थी। अब आते हैं चेक करने पर। पहला, इसकी अभी कुछ उप कंडीशन दी होंगी, सॉरी उप कंडीशन पढ़ो जल्दी से। पहले उप कंडीशन दी कि ए उपरोक्त की अगर ये नहीं लग रही तो क्या हो रहा है, यदि आवेदक देश के बाहर पैदा हुआ हो तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंध विभाग को भेजा जाएगा। कि अगर वो देश में नहीं जन्म, देश के बाहर जन्म जाए तो किसको भेजा जाएगा, प्रबंध विभाग को, कि उसको पासपोर्ट नहीं बनाएंगे, प्रबंध विभाग को भेजेंगे। अब अगर वो उसकी चेक करते हैं, अगर कहते हैं कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन है तो उसको दे दो, पासपोर्ट बना दो, और लगता है जेन्युइन नहीं है तो मत बनाओ। नेक्स्ट क्या बोला, उपरोक्त सी, यदि आवेदक ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नहीं किए तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंध विभाग को भेजा जाएगा। यानी कि अगर 12वीं में फेल हो गया है तो भी किसे भेजा जाएगा, प्रबंध विभाग को। तो जब फेल हो गया तो मार्केट देगा कैसे ना, तो ऐसा कोई उसका बनेगा नहीं। अगर फेल हो गया तो अनपढ़ लोगों का बनेगा नहीं। कितने लोग हैं जो बिजनेसमैन है, बहुत करोड़पति अमीर है, लेकिन पढ़े हुए नहीं है, तो उनको बनेगा नहीं, क्या बनेगा। नेक्स्ट,
ई उपरोक्त यदि पुराना पासपोर्ट खो गया है तो आवेदक को नया मामला समझाएगा। ये लो जी, ये अगर पासपोर्ट खो गया है, खो गया अगर, तो नया मामला समझा जाएगा। ये उप कंडीशंस हो गई। अब आते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे बोला है बेटा 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ। तो अगर विजय का जन्म देश में हुआ है तो एक बात तो पहले ये क्लियर हुई कि उसको मिल सकता है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, देश में जन्म हुआ है, 15 वर्ष का है, ध्यान रखना। उसके बाद अद्वितीय पहचान पत्र है, ये भी फॉलो हो गई। नेक्स्ट बोला उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो ये भी फॉलो हो गई क्योंकि नाबालिग है, 12वीं परीक्षा फॉलो नहीं करी है। फिर बोला उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है, लो जी पुराना पासपोर्ट जमा कर देगा वो, ठीक है, फॉलो हो गई। केवल उसकी माँ के पास द्वितीय पहचान पत्र है, पिता के पास नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि माता पिता में से किसी एक का होना चाहिए कि वो नाबालिग है, ये भी फॉलो हो गई। अब बस सारी कंडीशन फॉलो हो गई। जब सारी कंडीशन फॉलो हो गई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पासपोर्ट दिया जाए। सारी फॉलो हो गई ना, देश में जन्मा भी है, पहचान पत्र भी है, 12वीं की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पहले बोला था बालिग होगा तो 12वीं की होनी चाहिए, वरना चलेगा ही चलेगा। तो वो है ही नहीं, नाबालिग है, नाबालिग है तो 12वीं की होगी नहीं उस पर, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। दूसरी बात, उसके बाद उसकी मम्मी के पास पहचान पत्र भी है, तो नाबालिग के माता पिता में किसी एक के पास होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। फिर बोला उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए पुराना, बोले वो भी है, तो वो कंडीशन भी क्या हो गई? फॉलो हो गई। इसका मतलब क्या है? सारी कंडीशन फॉलो हो गई। और सारी कंडीशन फॉलो हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये कि उसको पासपोर्ट दे दिया जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पासपोर्ट दिया जाए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला 21 वर्षीय सैम का विवाह रीता से हुआ जो देश की नागरिक है। पहले कंडीशन फॉलो हो गई क्योंकि या तो देश में होना चाहिए या सैम का विवाह उससे हो गया। फिर बोला उसके पास नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है, नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है, लेकिन पुराना पासपोर्ट भी जमा करना होगा, ऐसा उसमें कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन चलो मैंने मान लिया सही। फिर बोला उसके बाद दोनों का अर्थात उसका तथा उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र है, ये कंडीशन भी क्या हो गई? फॉलो। लेकिन क्या यहां कहीं भी 12th की मार्कशीट की बात हुई? बोले नहीं हुई। क्या यहाँ माता पिता के पहचान, चलो नाबालिग तो है नहीं तो ये कंडीशन तो मायने रखती नहीं, लेकिन ये तो जरूरी था। क्या 12th की मार्कशीट के बारे में आपने कुछ बोला? वो 21 साल का है, अगर 21 साल का है तो उसको मार्कशीट जमा करनी होगी, ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था। लेकिन ये 12th की मार्कशीट के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, यानी कि ये डाटा बिल्कुल दिया ही नहीं गया है। क्योंकि डाटा दिया ही नहीं गया है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि आंकड़े पूरे है ही नहीं, इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, नहीं 3 ही है। आखिरी क्वेश्चन एक और दिया गया, बस वो और समझ लीजिए, खत्म करते हैं। पहला बोला सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया है, चलो तीसरी कंडीशन बोली पुराना खो गया है, तो कोई बात नहीं, नया मामला समझा जाएगा उसे। फिर बोला वह 75 वर्ष की है, यहीं रुक जाओ। क्यों 75 वर्ष की है? तो अच्छा एज के बारे में कुछ बोला नहीं था, एज के बारे में कुछ बोला नहीं था, यानी कि बालिग है, ये तो क्लियर हो गया, बालिग है। वह 75 वर्ष की है, उसका जन्म देश के बाहर हुआ है, यहीं रुक जाओ बेटा। जन्म कहां हुआ है? देश के बाहर हुआ है, तो किसको जाएगा मामला? फिर वन विभाग को जाएगा, ये साफ साफ बोला गया, तो कंडीशन फॉलो नहीं हुई है, देश के बाहर हुआ है। फिर बोला तथा उसने कक्षा 10 तक की पढ़ाई की है, यानी कि उसने 12वीं तक की पढ़ाई ही नहीं करी है, पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हुई। उसके पास शपथ पत्र है, तो पुराना खो गया है, शपथ पत्र है, तो चलो ये तो फॉलो हो गया। अब अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हुई। और अगर फॉलो नहीं हो रही है कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन दिया है पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस खत्म। क्लियर? तो डिसीजन मेकिंग के जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए, जो कंडीशंस वाले क्वेश्चन होते हैं जितने भी कराए हैं सारे आए हुए थे। एक क्वेश्चन और बचा है जो इसमें का नहीं है, जो एक सिंगल क्वेश्चन है, आपकी राय पूछी गई है इसमें, ये भी डिसीजन मेकिंग है, इसमें भी डिसीजन लेना है आपको, तो ये क्वेश्चन भी एक करा देता हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं 3-3 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 6 नंबर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप सीख गए होंगे, और अगर सीख गए तो पहले तो लाइक कर दो, अभी कर दो लाइक, आखिरी क्वेश्चन कराने से पहले, क्योंकि भूल जाओगे बाद में, चले जाओगे जल्दी जल्दी में। पहले तुरंत लाइक करो, एक कमेंट कर दो जल्दी से हाथों हाथ, और फिर अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं, और फिर वीडियो खत्म करते हैं। जल्दी से लाइक करो पहले, ठीक है? क्योंकि अब तक इतनी देर से करा रहा था, लाइक करा होगा नहीं करा होगा मुझे नहीं पता, तो आप लोग लाइक कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जल्दी से लाइक करो, तब तक मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। आपका जो भी ग्रुप है, जो भी दोस्त हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके ये काम का चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर इतनी आसानी से नहीं मिलता है आपको, और आपको सीखना जरूर चाहिए, क्योंकि 6 नंबर की बात है, 1 नंबर की बात नहीं है कि आप छोड़ के आ सको। क्लियर? तो आखिरी क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इसमें पेन की जरूरत नहीं है मुझे, साइड में लिख रहा है। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, कमेंट कर दिया होगा। कल मिलेंगे अपन लोग
रोज रात 8 बजे वीडियो चलती है। यूपी पुलिस का पूरा कोर्स खत्म हो गया, पूरे चैप्टर, हर चैप्टर मैंने प्रीवियस ईयर वाले आपको हर चैप्टर करा दिया है चैप्टर वाइज। तो अब आपका कुछ भी नहीं बचा यूपी पुलिस का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्यार देना है, आप देते रहो। फिर मुझे बताओ कि अब आगे क्या करें अपन लोग, मिक्स प्रैक्टिस सेट करें, कोर्स करें, क्या करें, जो भी आप कहोगे वो करेंगे, ठीक है। तो मैं एक पोल डालूंगा, पोल पे अपने विचार रखना। साइड में क्वेश्चन ये देखना, आखिरी क्वेश्चन बोला, अनु अपनी मित्र के साथ एक स्टेटस अवार्ड की प्रतिस्पर्धा के लिए गई। अवार्ड एक निश्चित समय के भीतर मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्णय किया जाता है। अनु समय सीमा में अपनी प्रस्तुति पूरी करती है और उसके मित्र को जूरी द्वारा निश्चित समय से अधिक समय तक बोलने की अनुमति दी जाती है। इस पर अनु द्वारा की जाने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या है? मतलब क्या है कि कंपटीशन में गए जहां उन्हें बोलना था, वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह होती है ना, अपने स्कूल में की होंगी, तो उसमें कंपटीशन में अनु ने अपने समय के अंदर जितना समय दिया गया था उसी समय में अपनी सारी जो बोलना था वो बोल दिया, बढ़िया काम कर दिया। लेकिन उसकी फ्रेंड थी, उसको जजों ने एक्स्ट्रा समय दिया कि नहीं तुम और बोलो ताकि तुम और अच्छा छाप छोड़ सको। तो आपसे पूछ रहा है कि उसके बाद जो पक्षपात है उसके लिए वो क्या करे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए। पहला, इस भेदभाव के लिए उच्च प्राधिकारियों से शिकायत करें। दूसरा, न्याय के लिए जनता के साथ बैठक आयोजित करें। तीसरा, उस जगह से चले जाए। और चौथा, अपना नाम वापस लेने के चयन समिति से अनुरोध करें कि भैया मेरा नाम वापस कर दो, आप तो पक्षपात कर रहे हो। क्या करना चाहिए? जनता से कहना चाहिए अरे भाई साहब मेरे पास दोबारा वीडियो बना के लाइव करना चाहिए, या फिर आपसे बोला कि न्याय के लिए जनता के पास बैठ जाना चाहिए, या फिर उस जगह पे चले जाए, छोड़ यार तो चीटिंग हो रही है, चली जाए वहां से छोड़ के, या फिर अपना नाम वापस लेने के लिए कहें। और यह सबसे पहला ऑप्शन था कि भेदभाव के लिए उच्च प्राधिकारी पर शिकायत करें। क्या करेगी? आंसर बताओ, नीचे कमेंट करें। आगे होगा, सभी को बताएं कि क्या करना चाहिए ऐसे मामले में। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? उच्च प्राधिकारी पर शिकायत करनी चाहिए कि सर मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, आपका काम ये है। अब वही मिले हुए होंगे तो फिर चले जाओ, फिर अलग बात है। लेकिन सबसे पहला काम क्या है कि अगर आपको लगता है या फिर पक्षपात हो रहा है तो आप क्या करो, आप उच्च जो प्राधिकारी हैं उनसे आप शिकायत करो, शिकायत दर्ज करो। क्लियर बात? चलिए क्वेश्चन हट जाओ, क्वेश्चन हट गया है। साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे भी रील्स मिलती हैं आपको, और पब्लिक चैनल नहीं है, प्राइवेट चैनल है, तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। बिना फॉलो करे आप नहीं देख पाओगे, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करिए, रील्स देखिए, जिससे आपको 1 मिनट की रील दिखेंगी और आपका जो क्वेश्चन से 1-1 मिनट में 1-1 नंबर पक्का होने की संभावना रहेगी। टेलीग्राम पे पीडीएफ डालता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता रहता हूँ। अब कोशिश करूंगा क्विज कराने की भी शाम में, कि आप लोगों को क्विज भी कराऊं थोड़ी बहुत, 5-5, 10-10 क्वेश्चन जितने भी करा पाऊं, टाइम मिले जितना भी, तो वो भी कराऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर सकें। क्लियर बात? तो बस आज के लिए इतने रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जोड़िए ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें। क्योंकि आप ही लोग प्यार दोगे, आप ही लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं और ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा और आगे बढ़ पाऊंगा। क्योंकि मुझे जाना है आगे, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मुझे उन बच्चों तक पहुंचना है जो कोचिंग नहीं जा सकते, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग, उनको जॉब दिलाने की कोशिश करनी है। रीजनिंग में तो एटलीस्ट वो ऐसा ना रहे कि ना करा पाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि मैं अपना 100% दूं। आप लोगों से भी उतनी कोशिश है। फीस तो मैं कोई ले नहीं रहा, जो पेज का वो था एक क्या नाम है, एक ज्वाइन करने का मेरे पास ऑप्शन है कि आप 29 रुपए की फीस ले सकते हो, 29 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए, अपने पास अकॉर्डिंग फीस रख सकता हूँ यूट्यूब पे कि वीडियो उन्हें मिलेंगी जो बच्चे मुझे पैसे देंगे। ये ऐसा ऑप्शन मेरे पास आ गया है क्योंकि चैनल तो मेरा मोनेटाइज है, लेकिन वो पैसे मिलना इतना आसान नहीं होता, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो अभी पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे मुझे, तो पैसे में लेना भी नहीं चाहता अभी। तो वो जो ज्वाइन करने का ऑप्शन है लिखा आता होगा ज्वाइन, उस पर देखो, क्लिक करोगे तो कभी आपको दिखेगा 29 रुपए दो। लेकिन मैं सब बच्चों से मना करता हूँ कि आप पैसा खर्च मत करो, आप पैसे मत दो। काफी बच्चों ने मुझसे कॉल करके पूछा सर आपका कोई कोर्स है क्या, हम बाय करना चाहते हैं। एमपी से कॉल आई थी एक बार मेरे पास, गुजरात से कॉल आई थी। तो आपको समझना क्या है कि बहुत सारी ऐसे बच्चे कॉल करते हैं, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो बच्चे पैसे खर्च कर सकते हैं तो उनके पास बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं जो कोर्स पैसे खरीद के उनसे खरीद सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं जिनके पास डिजिटल बोर्ड है, कैमरे हैं, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है। लेकिन मैं मेनली उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ जिनके पास पैसा नहीं है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बस उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दो जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं आ पा रहे या किसी कारणवश फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उन बच्चों तक ये चैनल जरूर पहुंचाओ ताकि वो पढ़े और वो जल्दी फिर जॉब ले सकें। जॉब के बाद बस मेरा एक ही लालच रहता है, मेरा कोई लालच नहीं, सिर्फ एक लालच है कि मुझे काजू कतली बहुत पसंद है। तो जब जॉब लग जाए तो बस एक मिठाई का डिब्बा लेके आ जाना, काजू कतली मेरे लिए स्पेशली, ठीक है। बस इतना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो आप बस आज के लिए इतना लिखेंगे, वीडियो अच्छी लगी ज्यादा से लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कल मिलेंगे रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।